जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब में पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं, जो बहुत अच्छा है और पढ़ने में अच्छा भी आता है, मज़ा भी आता है पढ़ने के लिए। आइए हम शुरू करते हैं। जैसे अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं? अतीत के बारे में जैसे हमें जानने के लिए बहुत कुछ होता है, उनके बारे में बहुत जानकारियाँ हमारे पास है। आपको समझना चाहिए कि उनको खान पीन, खाना पीना कैसे है, उनका कल्चर कैसा था, उनका रहन सहन और एक दूसरे से कैसे मिल के रहते थे। ये तमाम प्रकार के अलग अलग समाज रहता था, जिसमें कुशल संग्राहक, खेती, कृषक और उसके बाद ये शिल्पकार, व्यापारी, शिकारी आदि प्रकार के लोग आते थे। ये इनके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है। इससे उनकी सोच और उनकी देश के प्रति ईमानदारी दिखाती है, कैसे क्या था। और लोग कहाँ रहते थे? लोग नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पूर्व, कई लाख वर्ष पूर्व वह रहते थे। और जिनमें से इसमें कुछ के पास खाने पीने के लिए वह जंगलों पर निर्भर रहते थे। जंगल में जैसे जड़ी बूटियों और के बाद कंदमूल और उसके बाद शिकार करना, ये सब चीज को वो समझ के रहते थे। समझ के मतलब जानकारियां होती थी, शिकार करके वो अपना पेट भरते थे। और वह नदियों के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि वह वहाँ मछली का स्रोत रहता था, पानी का स्रोत रहता था। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, जो जितनी भी सभ्यताएं निकली हैं सब नदियों के किनारे निकली हैं। नदियों के किनारे निकली है, इसलिए निकली है क्योंकि वहाँ लोग अपनी सुविधा के अनुसार रहते थे। वहाँ कैसे क्या खाते थे, मतलब कि खाने के लिए मछलियाँ रहती थी, पानी रहता था अपने जानवरों के लिए पानी पिलाने के लिए, और उसके बाद स्वयं को पीने के लिए सुविधाएं रहती थी, चारागाह रहते थे। इसीलिए वहाँ नदियों के किनारे ही हर एक सभ्यताएं निकली है। और उसके बाद ये जो कुछ लोग जो रहते थे, जो प्राचीन काल से, वह नदियों के ही किनारे रहा करते थे, झोपड़ियों बनाकर। झोपड़ी तो बाद में बनाना शुरू किए, जंगल में, गुफा में, पेड़ की टहनी में रहते थे। अब यही दिया है, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर मानव ने निवास करना शुरू किया था। यह असल असल में यह अपने से कृषि तो तब तक निर्भर नहीं थी। फिलहाल वो जानवरों को मार कर खाते थे, और के बाद ये जंगली की जड़ी बूटियों या जंगल के कंदमूल को खोद कर, या अपने कुछ लोग इतना अच्छे थे कि वो मतलब वो हर एक चीज़ की जानकारियाँ रखते थे, ये खाने योग्य है कि नहीं योग्य है। हम आप जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कुछ भी खा लेंगे तो दिक्कत हो जाता। आज भी लोग रहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप देख लीजिए, बहुत से जंगल में रहते हैं। आज भी ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं समाज में। सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर, सुलेमान और किरथर पहाड़ी 8,000 वर्ष पूर्व, सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर 8,000 वर्ष पूर्व यहाँ स्त्री पुरुष ने जौ और गेहूं का कृषि मतलब आरंभ किया था। जौ और कृषि का पहली बार उगाया गया था, मतलब उत्पादन किया गया था। यह 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ ये उत्तर पूर्व के मध्य में पाई जाती है। उत्तर पूर्व के मध्य में पाया जाता है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। इस पे लोग रहते थे, जहाँ गेहूं और जौ उगाया करते थे। और उगाने के बाद वहाँ कृषि करते थे। जैसे कृषि में अपनी आवश्यकता के अनुसार जानवरों को पालना होता था, जानवर को पालते थे और अपने से खिलाते पिलाते थे। और उसके बाद वो कृषि भी करते थे, कृषि लेके एक दूसरे जगह वस्तु विनिमय की व्यवस्था रहती थी। अपनी आवश्यकताओं की चीज को लेने के लिए अपना जो कुछ रहता था उसको देते थे। वो जो खाने योग्य चीज या कुछ, ये खाने योग्य चीज देते थे, वो कुछ और देता था। एक दूसरे के मतलब रुपया पैसा नहीं चलता था उस जमाने में।
गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ था ये। और पूर्व में गारो पहाड़ियां, मध्य में बिंद नर्मदा के क्षेत्र में चावल उगाया गया था। अब इसका क्या मतलब होता है? पूर्व में गारो पहाड़ियां, पूर्व में मतलब ये मान लीजिए ये ये पूर्व हो गया, ये पूर्व हो गया, यह गारो पहाड़ियां हैं, ये गारो पहाड़ियां हो गई। और ये मध्य भारत, मान लीजिए मध्य भारत के नर्मदा नदी के तट क्षेत्र में चावल उगाया जाता था। ये मध्य भारत ये गारो की पहाड़ियों में यहाँ पर चावल उगाया जाता था, चावल उगाया जाता था। यहाँ के लोग चावल को पहली बार उगाया था। अब आ जाते हैं सिंधु, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और सहायक नदियां। अब सिंधु और सहायक नदियों को हम इस तरह समझ सकते हैं, सहायक नदियां, या तो कह सकते हैं सहायक नदियां को इस तरह हम समझ सकते हैं जैसे कि सहायक नदी के कोई भी नदी सहायक नदी में आके मिलना, मतलब कोई नदी, छोटी नदी बड़ी नदी में आके मिलना, वह सहायक नदी कहलाती है। सिंपल भाषा में अगर कोई बड़ा नदी है या उसमें छोटी नदी का मिलना, वह क्या कहलाता है? सहायक नदी कहलाता है। जो इन नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व नगरों का उदय हुआ। 4700 और 4700 वर्ष पूर्व नगरों का उदय हुआ। और यही गंगा क्षेत्र में गंगा के इसके सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा या इसके सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ। गंगा, ये पॉइंट आ जाती है। गंगा व सोन नदी के दक्षिण में मगध का उदय हुआ। गंगा और सोन नदी के दक्षिण में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। मगध साम्राज्य उस समय बहुत शक्तिशाली था, वहाँ का राजा बहुत शक्तिशाली रहता है। वहाँ की मतलब वह शक्तिशाली होने के नाते वह कई क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा लिया था। मगध क्षेत्र वह गंगा व सोन नदी के दक्षिण में स्थित होता है। लोगों का आवागमन इसलिए कहा जा सकता है। कैसे लोगों का आवागमन रहता था? लोगों का आवागमन का मतलब ये होता है किसी भी क्षेत्र में अपने आवश्यकताओं की चीज़ों को लेन देन या पहुंचाने की क्षेत्र को ही आवागमन कहा जा सकता है, क्योंकि अपने आवश्यकता की चीज को ही कारण वह एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। कृषक अपने अनाज को बेचने के लिए दूसरे जगह जाते हैं, व्यापारी अपने अनाज को खरीदने के लिए जाते हैं, और हर एक क्षेत्र में यही होता है। और कोई यात्री होता है, किसी चीज को भ्रमण करने या देखने के लिए आता है। ये सभी प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह आवागमन का एक साधन होता है किसी चीज में। वह मतलब आपदा के कारण हो सकता है, भूख के कारण हो सकता है, और अदर प्रकार के कृषि के कारण, जैसे झूम खेती होती है, एक जगह से उठ के दूसरे जगह जाना, फिर वहां से आना, वहां से जाना, तो एक दूसरे से ऐसे जुड़ा होता है। यह लोगों का आवागमन हो जाता है। और देश का नाम कैसे पड़ा? इंडिया। अब ये पॉइंट हो जाती है, देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। वह 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को
सिंध को हिंडोस और इंडोस कहा। मतलब ईरानी और यूनानियों ने इंडोस और हिंडोस कहा। नदी को पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। अब ये एक चक्कर और हम आपको दोहरा देते हैं ना, देश का नाम कैसे पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। समझ आया? जो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम ये हो जाता है, उत्तर पश्चिम ये हो जाता है। उत्तर पश्चिम में आने से वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस या इंडोस कहा। नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। समझ में आया? भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को संबोधित किया गया। अब भारत जो है, इसके प्राचीन काल में बहुत सी कहानियाँ होती हैं, जैसे कहते हैं भारत के नाम पे भारत पड़ा। ये इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो आइए हम समझते हैं। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को संबोधित किया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत आरंभिक ऋग्वेद में मिलता है। संस्कृत के ऋग्वेद में मिलता है लगभग 3500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसमें क्या समझ में आया? भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को संबोधित किया गया। इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत के ऋग्वेद में मिलता है, जो 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। यह उत्तर पश्चिम के एक समूह को लिए संबोधित किया गया। इसका उल्लेख है संस्कृत के ऋग्वेद में मिलता है, जो जिसका मानक समय 3500 वर्ष पूर्व मानी जाती है। अतिथि, अब आ जाते हैं अतिथि के बारे में हम कैसे जाने। अतिथि के बारे में कैसे जान सकते हैं हम? जैसे पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि वह लिपि होती है जैसे किसी भी चीज को लिखना, या तो हम कह सकते हैं इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट ऐसा है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा लेख होता है, वह पांडुलिपि कहलाती है। पांडुलिपियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। आज भी कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कोई नष्ट हो गई, कोई कैसे क्या हुआ, वह आज भी रखी हुई है कुछ पांडुलिपियाँ। और ताड़पत्र बुर्ज नामक पेड़ से, अब ताड़पत्र बुर्ज नामक पेड़ यह कश्मीर के क्षेत्र में एक प्रकार का पेड़ पाया जाता है, जो ताड़पत्र बुर्ज बुर्ज नामक पेड़ से निकलती है, छाल से बनता है, लिखते हैं। अब भोजपत्र पत्र में भी लिखा जाता है। इस अभिलेख में ये पत्र में संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में मिली है। जिसमें प्राकृतिक भाषा वह भाषा होती है जो आम लोगों की बोलचाल में यूज की जाती है। प्राकृतिक भाषा वह होती है। प्राकृतिक भाषा प्राकृत भाषा तमिल। और अभिलेख से कैसे हम जान सकते हैं? अभिलेख, लास्ट पॉइंट, अभिलेख वह लेख होता है जो ठोस पदार्थ पे लिखी हुई चीज को अभिलेख कह सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं। एक साधारण एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अभिलेख वह होता है जिसे पत्थरों पर लिखा जाता है, ठोस पदार्थों पर लिखा जाता है। जैसे प्राचीन काल में या राजाओं ने वहाँ अपने भावनाओं या अपने संदेशों को लिखवाया, क्योंकि इसलिए लिखवाया कि जगह जगह लिखवा दिया पत्थरों पर, पत्थरों पर और ताम्रपत्र पर, और ये सब जगह लिखवा दिया। इससे क्या उनके होता था कि सभी को वह देख लेते थे, पढ़ लेते थे। जो नहीं पढ़ पाते थे
वो दूसरे से पढ़वाते थे, मतलब जानकारी ले लेते, जैसे कोई गांव में एक पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब एक पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखे नहीं है, तो कोई भी पहले होता था ना कि कोई का लेटर या कोई कहीं प्रदेश जा रहा है, कहीं जा रहा है, वो तो लिख के लेके जाता था, लिखवाने के लिए जाते थे, चार आदमी बैठ के सुनते थे कि भैया हाँ कहाँ लिख रहे हो, ये लिख रहा हूँ, तो ठीक बात है, ऐसे बारे में ये सब होता है। तो इसीलिए वो अपने लेख को लिखवा देते थे, तो चार आदमी उससे पूछते थे ये क्या लिखा है, या तो उसको सुनाता था पढ़कर, ये वक्ता जो होता है बोलने वाला बताता था। तो इसीलिए वो अपने भावनाओं या अपने संदेशों को वो अपने प्रजाओं को व्यक्त करते थे, वह लेख होता था। और छोटे किसान या कृषक या पशुचारक और आदिवासी जो जितने थे छोटे लोग, ये अपनी लेख को नहीं रखते थे ज़्यादा, इसीलिए इनके बारे में कुछ कम जानकारियाँ मिलती हैं। मगर अब लेख वह लेख होता है जो ठोस पदार्थों पे लिखा जाता है। और इसीलिए आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद।